मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत छोटी छोटी वीडियोस में हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं सो दैट कि आप लोगों की क्लैरिटी बहुत क्लियर हो जाए। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी आप लोगों का, बिकॉज आपका टाइम बहुत कीमती है। किस काम के लिए? सेल्फ स्टडी के लिए। तो आज आते हैं हम लोग क्लास 12 का चैप्टर कर रहे हैं सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस में हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, जिसमें दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो हम लोगों ने अभी करना है। इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं? रिलेटिंग लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। बहुत आसान है, जैसा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना वैसा का वैसा है, खाली इसमें कांस्टेंट बदलने वाला है। लेकिन आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ये कौन सा पॉइंट होता है, कौन सा टेम्परेचर होता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब किसी भी सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए। समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड फेज में है तो उसके वेपर्स कम होंगे कि ज्यादा होंगे बजाय उसके अगर लिक्विड फेज में है? जाहिर सी बात है, सॉलिड फेज के वेपर्स कम होंगे तो सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर कम होगा, और लिक्विड फेज के वेपर्स ज्यादा होंगे तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यानी कि अगर हमें किसी का वेपर प्रेशर कम करना है तो उसके टेम्परेचर को कम कर दिया जाए। टेम्परेचर को कम करेंगे तो वेपर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। वेपर्स अगर कम होंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब हम बात क्या कर रहे थे, फिर से समझना। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब किसी भी सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है सॉलिड फेज का और लिक्विड फेज का। यानी कि लिक्विड का भी वेपर प्रेशर बहुत कम हो गया है, जितना सॉलिड जितना उतना ही हो गया है। अब इसका डिप्रेशन कैसे हुआ? डिप्रेशन यानी कि जैसे पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, अगर हम उसमें कोई और सब्सटेंस मिला दें तो वो 0 डिग्री से पहले ही फ्रीज हो जाएगा अगर नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस मिलाएंगे। क्यों होगा देखते हैं। देखो, सीधी सी बात है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये बात की थी कि अगर ये लिक्विड फेज है और यहां से ये इवेपोरेट होकर के वेपर फेज में जा रहे हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोग वेपर्स बढ़ा रहे थे क्योंकि हमारे को वेपर प्रेशर बढ़ाना था। अब हम वेपर्स घटाएंगे क्योंकि हमें वेपर प्रेशर सॉलिड के बराबर लेके आना है। तो वेपर प्रेशर घटाने के लिए हम क्या करेंगे? टेम्परेचर कम कर देंगे। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो ये कम होते 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 एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि इसका वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा और सॉलिड फेज के बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें सॉल्यूट मिला दें, कोई सॉल्यूट ऐसा मिला दे जो सरफेस पे इनको कंपटीशन दे रहा है, तो इसी टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑलरेडी ही कम हो गया। हम लोगों को टेम्परेचर कम करने से पहले और भी कम है इसका टेम्परेचर, तो और जल्दी फ्रीज हो जाएगा, और भी कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा। देखो जरा, इसको भी एक ग्राफ की मदद से देख लेते हैं। एक ग्राफ बना लेते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर रख दें और यहाँ पे हम प्रेशर रख दें, अब की बार हमें प्रेशर बढ़ाना नहीं है, घटाना है। सेम टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर से, मान लो हम लोग इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से शुरू होते हैं प्रेशर, ठीक है, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से शुरू होते हैं, सेम टेम्परेचर रखेंगे हम लोग। ये सॉल्वेंट का प्रेशर होगा, सॉल्वेंट नहीं सॉरी, सॉल्यूशन का कम होगा ना, सॉल्यूशन का कम होगा ना, क्योंकि उसमें क्या मिला हुआ है? सॉल्यूट मिला हुआ है। ये सॉल्यूशन का प्रेशर होगा और ये सॉल्वेंट का प्रेशर होगा। बहुत बढ़िया। अगर हम टेम्परेचर कम करना शुरू कर देते हैं, कम करना शुरू करेंगे तो ये तो ऑलरेडी कम है, बहुत जल्दी इधर चला जाएगा। इसने भी कम होना है। ये जब अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाएगा ना, फ्रीजिंग पॉइंट पे आने के बाद एकदम से गिरता है इसका,
और ये दोनों जब इस पॉइंट पे आ जाए, मान लो ये क्या था, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए टेम्परेचर लिया था, ये क्या है इसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि T0F, और ये वो पॉइंट है जब दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो गया, देखो बराबर हो गया है, ये क्या हो गया TF, और ये जो डिफरेंस हो गया ये क्या हो गया डेल्टा TF, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो और भी कम टेम्परेचर पे जाके फ्रीज हो गया, कब, अगर हमारा सॉल्यूशन है तो, सॉल्वेंट होता तो यहाँ पे फ्रीज होता, सॉल्यूशन है तो और पहले फ्रीज हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आ गया, डिप्रेशन आ गया। अब यहाँ पर वही वाली चीज डेल्टा TF क्या कैलकुलेट हो जाएगा, TF माइनस T0F माइनस TF, है ना। T0F माइनस TF, बहुत बढ़िया, ये तो आ जाएगा आपका डेल्टा TF, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है। अगेन बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट की तरह ये भी डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिलाया हुआ है, और वो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, कंसंट्रेशन मास बाय मास कौन सी होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या होता है मोलैलिटी। तो यहाँ पर डेल्टा TF जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। सेम चीज अब की बार कांस्टेंट क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इज KF, वहां पे क्या था KB था, मोलैलिटी। बस अब आगे तो समझ ही गए होगे, है ना, लेकिन फिर भी मुझे तो वीडियो पूरी करनी है, मैं तो समझा के मानूंगी। चलो समझते हैं, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, यहाँ इसको इरेज करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं। मोलैलिटी का मतलब गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय गिवन मास, मोलर मास नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसके, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सोल्यूट का, तो उसको क्या नाम देंगे हम, सेकेंड कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा W2 अपॉन M2। तो M इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्यों, क्योंकि kg में है सॉल्वेंट। ध्यान रहे, अगर सॉल्वेंट आपको kg में गिवन है तो 1000 से मल्टीप्लाई मत करना, इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए हमने किया हुआ है। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M की जगह मोलैलिटी की जगह क्या आ जाएगा, W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ये फॉर्मूला है जो आपको कैलकुलेशंस में यूज आने वाला है। हो सकता है आपको डेल्टा TF कैलकुलेट करने के लिए देते, हो सकता है आपको W2 कैलकुलेट करने के लिए देते, हो सकता है M2, हो सकता है W1, एक ही चीज कैलकुलेट करने के लिए देंगे, बाकी सारी चीजें आपको गिवन होंगी। अगर M2 निकालना है तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल्टा TF इंटू W1। डन 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 डन, इतनी सी ही बात थी, बस ज्यादा मुश्किल नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सुपर इजी है। अब इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊं, एक मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, आप लोगों ने कितने सॉल्व करने हैं, 10, उससे पहले रुकना नहीं है। अच्छा, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पता है क्या हो जाती हैं, दोनों की बता देती हूँ मैं आपको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की भी बता देती हूँ और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की भी बताती हूँ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की एप्लीकेशंस हैं उन जगहों पर जहां पर बहुत बर्फ गिरती है, तो रोड्स क्लियर करने के लिए, रास्ते साफ करने के लिए, बर्फ को हटाने के लिए क्या कर देते, उसमें NaCl छिड़क देते, नमक, बहुत महंगा नहीं आता नमक, नमक छिड़क दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया तो बर्फ किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, रोड्स क्लियर हो गए, इजी। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बताऊं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड्स वाले इलाकों में यानी कि पहाड़ी इलाकों पे जाकर के दाल गर्म करने की कोशिश करें, और वही दाल अगर हम सी लेवल पे गर्म करें तो कौन सी जल्दी हो जाएगी, बच्चों सी लेवल वाली दाल बहुत जल्दी गल जाएगी बजाय इसके कि पहाड़ों वाली। क्यों, देखो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm, और जैसे 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 हम पहाड़ों पे जाते हैं
एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम हो जाता है ना कम। अब हमारे को वो जो बॉइलिंग पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर से वेपर प्रेशर जा नहीं सकता, तो जब 1 atm तक जाना ही नहीं है, उससे कम पे ही बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया, तो टेम्परेचर भी कम पे ही अचीव हो जाएगा। यानी कि जो चीज 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाना था, वो एग्जांपल मान लो 98 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो गया या 99 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो गया, तो डिफरेंस हो गया टेम्परेचर का। दाल को गलने के लिए क्या चाहिए था, टेम्परेचर कम मिला, उसके बाद में बढ़ा ही नहीं सकते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा ही नहीं, इसीलिए उस दाल को ज़्यादा समय देना पड़ेगा गलने के लिए। लेकिन सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है तो टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा, आसानी से गलेगी। ये दोनों प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ध्यान रखना। और अब एक न्यूमेरिकल लिख लेती हूँ मैं, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पे बहुत इजीली सॉल्व होने वाला है। देखो करके देखते हैं। देखो आ गया है न्यूमेरिकल, बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है। एक ही में दो चीजें मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। अपने को गिवन है सबसे पहला 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि ये है आपका W2 गिवन मास। ये हो गया आपका W2, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग गिवन क्या क्या है। ठीक है, गिवन है पहला है W2 हो गया 45 ग्राम, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, M2 कैलकुलेट हो जाएगा क्या, कहाँ से निकालें, C2H6O2 फॉर्मूला दिया हुआ है, मास निकल जाएगा, कितना हो गया 24 + 6 + 32 दैट इज 62 है ना। 6 4 10 2 12 6 7 हाँ 2 3 ठीक है, 62 हो गया इसका मोलर मास, बहुत बढ़िया हो गया। आपको आ गया W2 आ गया, आपके पास आ गया M2, और क्या गिवन है देखो W1 गिवन है, W1 = 600 ग्राम। और आपको क्या गिवन है, KF ऑफ वाटर, KF = 1.86 केल्विन kg/मोल। बहुत ही बढ़िया। निकालना क्या है, निकालना है आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, यानी कि डेल्टा TF कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या था देखो, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। डेल्टा TF, इसमें तो मोलर मास में नहीं निकालना, गिवन है। डेल्टा TF के लिए क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाई W1 इंटू 1000। और यहाँ पर अरे KF को कौन लिखेगा भाई, एक सेकेंड, KF को नहीं भूल सकते भाई, है ना। KF भूले तो काम खत्म। तो डेल्टा TF = KF इंटू बस गिवन है सारी चीजें। देखो सारी चीजें गिवन है ना, पुट करो, सॉल्व करो, कुछ है ही नहीं। डेल्टा TF = KF क्या है 1.86 यूनिट्स, अभी नहीं लिख रही हूँ, भीड़ हो जाएगी, आप लोगों ने लिखनी है। W2 कितना है 45 इंटू 1000, क्योंकि हमारे को ग्राम में गिवन है W1 भी। और M2 कितना है, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया 62, और मास है 600। कैलकुलेट करो, बहुत ही सिंपल है, अभी के अभी सॉल्व होकर के आपके सामने आंसर आने वाला है। देखो करके दिखाओ, तुम बताओ जल्दी से, मैं बता दूं। 2.25 आ गया आपका डेल्टा TF, इतना तो आ गया डेल्टा TF। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालो भाई। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो जो ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट था सॉल्वेंट का, उसमें से ये डेल्टा TF माइनस कर दो। ओरिजिनल क्या होता है 273.15, क्या होता है 273.15 वाटर का ना। ये पहला वाला आंसर हो गया। और सेकंड वाले आंसर में हम लोगों को क्या निकालना है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि TF = T0F माइनस डेल्टा TF। तो ये हो जाएगा आपका TF कैलकुलेट हो जाएगा 273.15 माइनस 2.25। अब इसमें क्या रह गया, कुछ रह गया, नहीं रहा ना। इजी था कि मुश्किल था, ये बताओ जरा। यहाँ पे TF कैलकुलेट होकर के आगे आपका कितना आ जाएगा 270.90, है ना। देखो इजीली कैलकुलेट हुआ, टफ था बिल्कुल नहीं था। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, जस्ट आपका कॉन्फिडेंस और आपकी प्रैक्टिस,
ये हेल्प करेगी आपको। छोटे कैलकुलेशन से कोई बड़े कैलकुलेशंस नहीं होते हैं, फटाफट सॉल्व करो 2-2 डेसिमल पॉइंट तक, और 10 न्यूमेरिकल कम से कम सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ गया है या अभी और रिक्वायरमेंट है। तब तक मैं आप लोगों की अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तैयारी करती हूँ, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्लियर करेंगे और उस पर फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, स्टे हेल्दी, गुड बाय।